बाद में। गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। आई एम फाइन, बहुत बढ़िया। आप लोग बताइए कैसे हो। आज टाइम से आ गया भाई, कोशिश तो रहती है। वेरी गुड इवनिंग। तो क्या था, होमवर्क क्या था? हाँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको वेपर डेंसिटी बता दिया था ना। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, कोई होमवर्क नहीं था। अच्छा। और लास्ट में क्या बताया था मैंने? स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेपर डेंसिटी, ये सब बता दिया था ना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यस यस। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी वाला पार्ट हो गया था। आगे बढ़ते हम इसको कैसे यूज करेंगे वो बताऊंगा। आज कंसंट्रेशन टर्म तो देखते हैं, देखा। रिलेटिव डेंसिटी मैंने बता दिया था। और सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग तरह से डिफाइन किया था, गैसेस के लिए अलग तरह से किया था। सॉलिड और लिक्विड के लिए अगर वाटर रेफरेंस है, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो उस रिलेटिव डेंसिटी को ही हम और क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इन केस ऑफ गैसेस, रिलेटिव डेंसिटी को ही हम क्या कहते हैं? वेपर डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को ही क्या कहा जाता है? वेपर डेंसिटी। और गैसेस के केस में बाय डिफॉल्ट हम रेफरेंस किसको लेते हैं? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन का अगर रेफरेंस है तो फॉर्मूला आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे लगता है यहां तक हम कर चुके थे। इसके मो इसके बाद हम करेंगे कंसंट्रेशन टर्म। कोई कह रहा सर भिलाई से आपके लिए प्यार, थैंक यू। तो यहां तक हम कर चुके थे। वेपर डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको समझा दिए। अब आगे बढ़ रहे हैं। यहीं पर एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं, यानी नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है ये समझाता हूं। तो पहले लिखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ atoms of each element present in the compound। मतलब क्या है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स के कितने कितने एक्चुअल में एटम्स है। जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं, C6H12O6।
ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें कार्बन के एक्चुअल में 6 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। तो ये ग्लूकोज का क्या है, एम्पेरिकल फॉर्म, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। वाटर जो होता है, पानी में हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। बेंजीन C6H6, बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो ये सब क्या है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सबके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, देन अब हम आते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला पर। एम्पेरिकल फॉर्मूला देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता है, ये उनको सिंपलेस्ट रेशियो में बताता है। जैसे ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर आप मुझसे पूछोगे तो क्या होगा, CH2O। बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछोगे तो क्या होगा, CH। हाँ, वाटर का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी वही होगा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो वाटर के केस में आप लिख सकते हो H2O ही रहेगा। यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो डेफिनेशन अब मैं लिखवा रहा हूं, एग्जांपल तो बता दिया आपको, डेफिनेशन लिखो इसकी। इट शोज द नंबर ऑफ एटम्स इनको हटा देता हूं अभी, ऑफ ईच एलिमेंट इन देयर simplest whole number ratio, in their simplest whole number ratio। फिर से चाहो तो एग्जांपल लिख लेना, CH2O, CH, H2O, ये एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं। यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये बताता है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में है। बेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन 1:1 के रेशियो में है। वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में है। तो ये उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। क्वेश्चन आता है इसकी जरूरत क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला की क्या जरूरत है, वो अभी समझ में आएगी। बट एक है एम्पेरिकल फॉर्मूला, दूसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है और ये सिंपलेस्ट रेशियो में बताता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसकी जरूरत क्या है। तो आप सोचो, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला पता कैसे चलता है, किसको पता चला कि इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। तो ये कैसे पता चलता है, तो मैं आपको बताऊं, यहां पर 2 टर्म्स हम यूज करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है या नहीं है, हाइड्रोजन है या नहीं है, नाइट्रोजन है या नहीं है। दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। कैसे करते होंगे अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट क्वालिटेटिव एनालिसिस से मतलब कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उस कंपाउंड के अंदर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या बताता है कि कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, यानी ये बताता है कि इतना कार्बन है उसमें, इतना हाइड्रोजन है, इतनी नाइट्रोजन है, इतनी ऑक्सीजन है। इससे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट। तो अब ये हम एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक कंपाउंड होता है, कोई भी एक पत्थर है, कुछ भी है मान लो, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है कि यार इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद फिर उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है कि उसमें कार्बन कितना है, अगर है तो, हाइड्रोजन है तो कितना है, ऑक्सीजन है तो कितनी है, नाइट्रोजन है तो कितनी है, ये किया जाता है। अब एट द एंड, सुनना अच्छी तरह से, एट द एंड आपके पास पता क्या होगा कि यार एक कंपाउंड है जिसमें पता चल गया कि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। सब इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये हमें पता चल गया।
क्या पता चला कि परसेंटेज बाय मास 42% तो कार्बन है, 42% जो है वो तो कार्बन है, 48% जो है वो ऑक्सीजन है, और 10% जो है वो हाइड्रोजन है। ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब इससे ये परसेंटेज बाई क्या है, मास है, और इससे हमें इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। क्यों एम्पेरिकल निकालना है वो भी समझ में आएगा, वो भी बताऊंगा। तो अब मान लिया हमने यहां पर लेट दी मास, अब मैंने मान लिया कि कंपाउंड ही मेरे पास 100 ग्राम है। अगर 100 ग्राम टोटल कंपाउंड है, लेट दी मास, तो यानी टोटल 100 ग्राम है, तो ये कितने ग्राम हो जाएगा, 42 ग्राम। ये इतना ही आ रहा है। ये कितने ग्राम हो जाएगा, 10 ग्राम। ये कितने ग्राम हो जाएगा, 48 ग्राम। कोई जरूरी नहीं कि आप 100 मानो, आपकी इच्छा है, आप 50 ग्राम भी मान सकते हो। तो ये 21, ये 5, ये 24 हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 100 ग्राम मानते हो, 1000 ग्राम मानते हो, 500 ग्राम मानते हो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये रेशियो यही रहना चाहिए, रेशियो चेंज नहीं हो सकता। 42:10:48 मास का रेशियो यही रहेगा। लेकिन अब कोई भी जो कंपाउंड होता है उसमें ये थोड़ी होता, अगर इसका मान लो कोई कंपाउंड है C6H12O6, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 6 ग्राम कार्बन, हाइड्रोजन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 6 ग्राम। नहीं, ग्राम नहीं होता। क्या होता है, कार्बन के 6 एटम्स है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स है, ऑक्सीजन के 6 एटम्स है। तो ये नंबर्स होते हैं। तो यहां पर भी हमें क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स या नंबर एक ही बात है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए 42 डिवाइडेड बाय 12, 10 डिवाइडेड बाय 1, 48 डिवाइडेड बाय 16। राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाती 3.5, ये वैल्यू आ गई 10, और ये वैल्यू आ गई 4। लेकिन यानी आप ये तो कह सकते हो कि एक कंपाउंड में कार्बन के 3.5 एटम, हाइड्रोजन के 10 और ऑक्सीजन के 4, बट 3.5 एटम तो होते ही नहीं। तो इसका मतलब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, या तो 2 से, या इसको 4 से, या इसको 6 से, ताकि यहां पर भी इंटीग्रल वैल्यूज आए। यहां पर भी इंटीग्रल वैल्यूज, सॉरी ये गलत लिख दिया, यहां पर भी इंटीग्रल वैल्यूज हमें मिले। तो इसीलिए या तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो या 4 से, लेकिन हो सकता है आप में से कोई 2 से मल्टीप्लाई करे, आप में से कोई 4 से भी कर सकता है, आप में से कोई 6 से भी कर सकता है। तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा, होल नंबर रेशियो अगर हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 7, ये हो गया 20, और ये हो गया 6। राइट। यानी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C7, ऊपर लिख देता हूं C7H20O6। लेकिन यहां पर क्या जरूरी है कि उसमें कार्बन के 7 एटम्स ही है, नहीं। 7 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। हमने तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इसका पता क्या आया, सिंपलेस्ट रेशियो आया है। इसीलिए ये जो फॉर्मूला आया इसे हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसे क्या कहा जाता है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। हमें नहीं पता कि उस मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स है, हाइड्रोजन के कितने, ऑक्सीजन के कितने, लेकिन हाँ ये पता है कि रेशियो 7:20:6 ही होगा। 7:20:6 ही होगा। चेंज कर दिया भाई, अब तो आगे बढ़े नहीं। तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा वो भी बताऊंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा वो भी अभी डिस्कस करेंगे। बट ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल क्यों, क्योंकि हमने सिंपली होल नंबर रेशियो निकाला है। हमें नहीं पता कि उस मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली कार्बन के कितने एटम्स है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है। एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर भी अभी हम आएंगे। बट हाँ, मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। आपको ये परसेंटेज गिवन होंगे और आपको उससे उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब
चलो एक और क्वेश्चन देता हूं एम्पेरिकल का। लेट्स से ये कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी है, सभी है, ठीक है। ये है 30%, नाइट्रोजन मान लीजिए कुछ 21%, ये हो गई 32%, तो कितना हुआ 62, 21, 62 to 83 हो गया, 83 हो गया, तो इसको तो नहीं बढ़ा सकते, चलो ऐसे ही दे देता हूँ 17%, चलो, या रुको, ये 10% और इसको कर देते हैं 28% बाय मास। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। जल्दी से करो, बहुत आसान है। ये आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10th में था, बढ़िया जी बढ़िया। किसी ने 17 से कर दिया, ऋत्विक ने तो उससे ही कर दिया। ऋत्विक 17 नहीं है भाई, 10% ही है। C5H24 ऐसा, 5244। बिल्कुल सही। तो मान लेते हैं ये 30 ग्राम है, ये 10 ग्राम, ये 32 ग्राम और ये 28 ग्राम। मोल्स के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 1, डिवाइडेड बाय 16, डिवाइडेड बाय 14। तो ये हो गया 2.5, ये हो गया 10, ये हो गया 2, ये भी 2, सिंपलेस्ट रेशियो 5, 20, 4, 4, यानी आंसर C5H20O4N। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसका, राइट। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वैसे तो बहुत आसान है लेकिन फिर भी दे देता हूं। कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ट्वेंटी परसेंट, 25%, 15%, 30%, फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। बताइए, आंसर बताइए इसका।
ब्रुसच महान ऐसे नहीं पढ़नी है बेटा, लेक्चर सुनो सब हो जाएगा। तो यहां पर ये परसेंटेज बाय मोल ही है, कुछ करना ही नहीं है। यानी यहां पर मास नहीं, ये सब मोल्स है, तो इसके 20 मोल्स, इसके 25 मोल्स, ये 30 मोल्स, यहां पर 25 मोल्स। सिंपलेस्ट रेशियो में करोगे तो 4 5 6 5, यानी C4H5S6O5। जनता इसको भी डिवाइड कर लेती है, इसको भी 12 से और इससे डिवाइड कर देती है, जिससे वो गलत हो जाता है। तो बहुत केयरफुली चेक करो कि ये बाई मोल है या बाई मास है। जेई मेंस में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, बाई मोल पर भी आया हुआ है, जो कि बहुत आसान हो गया। लेकिन वो आदत रहती ना हमेशा कि यार ऐसे ही करना होगा, 12 से डिवाइड करना होगा, यहाँ 1 से डिवाइड करना होगा, तो वो क्या होता हम देखते ही नहीं कि परसेंटेज क्या, ऐसा लगता बस वही आएगा भाई। तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। आयुष ने कह रहा कि सर गलती से मान लिया, जतिन कह रहा कि बिल्कुल सर चकमा दे दिया। तो बी केयरफुल, आंसर आपके सामने है। तो इस तरह से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, बहुत सारे लोग हैं उसी जनता में, सो बी केयरफुल। अब इसी में क्वेश्चन में और मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं, एक और तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं। 72 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड is burnt with is burnt is burnt का मतलब ही किसके साथ रिएक्शन हो रही, ऑक्सीजन के साथ, which produces 220 ग्राम CO2 and 108 ग्राम वाटर। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब बताओ क्या आएगा आंसर। अब थोड़ा सोचो। संजय ऑडियो ऑन है, सारी आवाज आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैभव बेटा क्वेश्चन को देखो एक बार वापस से, थोड़ी मतलब लेक्चर के बाद वापस से देखना, हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सही कुणाल। कोई मेरी तारीफ कर रहा था, उसके लिए थैंक यू। नाम मैं भूल गया यार, देख नहीं पाया। दो तरह के आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा, ऑक्सीजन भी है, सारंग का कुछ और आंसर है। एक ऑप्शन आ रहा है C5H12, एक आ रहा है C5H6, एक और ऑप्शन आ रहा है C5H12O6। ऐसा भी कुछ है क्या? रिएक्शन अभी नहीं लिखनी है, कोई रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बिना रिएक्शन के हम करेंगे। अब सोचो आप, बर्ंट मतलब रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। यानी क्या किया होगा हमने, एक कंटेनर है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
और इसमें हमने क्या डाल दी, बाहर से ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं यहां पर, CO2 और H2O। CO2 और H2O, इससे एक चीज समझ में आ रही है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट CO2 और H2O ही है। ये दोनों ही प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और कुछ भी नहीं हो, और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये तीनों है, वो चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक कर सकते हैं, वो देखना है। तो कंफ्यूजन किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। क्यों, क्योंकि जो कार्बन यहां है वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आएगा, हाइड्रोजन यहां पर जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आएगी, लेकिन ऑक्सीजन तो हम बाहर से मिला रहे हैं, तो ऑक्सीजन हम अलग से भी डाल रहे हैं। तो हो सकता है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन हो, या हो सकता है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन ना हो, कोई जरूरी नहीं है। वो हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, इससे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा था उसमें डायरेक्ट मैंने आपका कार्बन का परसेंट बता दिया, हाइड्रोजन का परसेंटेज बता दिया, यहां मैंने CO2 का मास और H2O का मास बताया है। अब आपको क्या करना है, CO2 के मास से कार्बन का, H2O के मास से हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करना है। कैसे, CO2 का मास पता है, तो CO2 220 ग्राम, मोल्स कितने आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 44, तो ये CO2 के क्या आ गए, मोल्स, तो ये हो गए 5 मोल्स। CO2 के कितने मोल्स हो गए, 5 मोल्स, राइट। अब CO2 के जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स किसके होंगे, कार्बन के होंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन, H2O से किसके मोल्स निकालो, H2O के, H2O से किसके, हाइड्रोजन के, तो इसके 108 ग्राम है, डिवाइडेड बाय 18, ये क्या आ गए 118 ग्राम, सॉरी 108 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, तो ये क्या आ गए इसके 6 मोल्स। लेकिन 6 मोल्स किसके आए, H2O के आए हैं। तो हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स होंगे, हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स होंगे, 12 हो जाएंगे। तो यहां पर अब मैं मोल्स लिख रहा हूं, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन के कितने मोल्स है, 5 मोल, हाइड्रोजन के कितने मोल्स है, 12 मोल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही है, या ऑक्सीजन भी है इस कंपाउंड में, वो कैसे पता चलेगा। तो अब यहां से पता चलेगा, कैसे, 5 मोल कार्बन है तो 60 ग्राम, और 12 मोल हाइड्रोजन एटम है तो 12 ग्राम, यानी इन दोनों का मास मिला के ही कितना हो रहा है, 72 ग्राम हो रहा है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन का मास ये 60 ग्राम, इसके 12 ग्राम, और ये दोनों मिला के कितने हो गए, 72 ग्राम। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए ही कितना था, 72 ग्राम, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिला के ही 72 ग्राम हो गई। तो इसका मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। सीधा सीधा इसके 5 मोल, इसके 12 मोल, 12 मोल्स, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H12, C5H12। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बट अब इसी से रिलेटेड है तो थोड़ा समझ सकते हो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन है, थोड़ा डेटा में बदलूंगा, थोड़ा सा डेटा में बदलूंगा। हंड्रेड एंड 4 ग्राम organic compound is burnt which produces 220 ग्राम CO2 and 108 ग्राम वाटर। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा वो बताइए।
बहुत बढ़िया। अचिंत्या, मृदुल, रजनीश, समृद्धि, तेजस्व। हम्म, एक और कोई स्टूडेंट है जिसका नाम तो नहीं बोलूंगा, वो उसे पता है क्यों नहीं बोलूंगा। उसको मैं वॉच कर रहा हूँ क्योंकि इनिशियली एक दो लेक्चर में जब मैंने कहा था तो मेरी बात नहीं मानी थी, बट अब मैं वॉच कर रहा हूँ। वो कहता ना कि बिहेवियर अगर सुधर जाएगा तो ठीक है। बिल्कुल सही। समझ में आया बात? समझ में आ गई बात। क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या है, अब यहां से भी देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन, यानी CO2 के 5 मोल, यहीं पर लिख देता हूं, इसके 5 मोल्स है, इसके 6 मोल्स है। तो कार्बन के हो गए 5 मोल्स, हाइड्रोजन के हो गए 12 मोल्स, लेकिन इन दोनों का मास तो टोटल 72 ग्राम है। तो ये जो 32 ग्राम है ये क्या है फिर? और तो कोई एलिमेंट दिख नहीं रहा है, यहाँ केवल तीन ही एलिमेंट दिख रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब इस कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है। ये कितने, 60 ग्राम, ये 12 ग्राम, टोटल तो ये कितना होगा, 72 ग्राम। इसका मतलब बाकी की 32 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। समझ में आया ये 32 कहाँ से आया? 104 माइनस 60 माइनस 12 यानी 32 ग्राम। ये किसका मास आ गया, ऑक्सीजन का। अब वापस से वही मोल्स लिख दो, 5 मोल्स, 12 मोल्स, और इसके कितने मोल्स, 2 मोल्स। तो C5H12O2। लेकिन ये सब एम्पेरिकल है, ये सब एम्पेरिकल है। देखो ये सब बहुत आसान लग रहा है, इनफैक्ट है भी आसान, लेकिन पता है एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। अभी मैं शीट दूंगा उसमें भी प्रॉब्लम होगी, और वो क्यों होगी? वो क्यों होगी? उसका कारण ये है कि, उसका कारण ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो स्टूडेंट लिख रहा है कि सर मैं वो दूसरा वाला हूँ, वो नहीं हूँ। वाह मेरी वाह, सही है बेटा। तुम्हें पता है वो दूसरा वाला कारण उस तुम्हें उसके बारे में भी सब पता है। तो बेटा देखो, सही सही कमेंट करो। इधर उधर की बातें करोगे, इधर उधर परेशान करोगे मुझे, तो फिर इसी तरह से आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है? ये तो अभी तक अभी किया था बेटा, बट यही क्वेश्चन जब आप शीट में करोगे ना तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। मोल्स आसानी से नहीं निकलेंगे, हो सकता है 220 की जगह 225 ग्राम हो, तो फिर वहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाती है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए यही क्वेश्चन जो बहुत सिंपल सा लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन लगता है सर ये तो हो ही नहीं रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन की एक्यूरेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि सर एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालें? एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालें? बेटा ये सब यहां कर चुका हूं, फिर पूछ रहे हो कि 12 ग्राम कहां से आ गया, ये कहां से आ गया? ये किया हुआ तो है यहां पर यार, ये सब यहां लिखा हुआ है, अभी तो बताया है, फिर वापस वही कंफ्यूजन। सेम क्वेश्चन, डेटा भी वही है, 220 ग्राम, 108 ग्राम, तभी मैंने यहां लिखा है। अब एक एम्पेरिकल फॉर्मूला से अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? जैसे यही आया C5H12O2, C5H12O2, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, और इससे हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? तो टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला,
क्या इंफॉर्मेशन हो सकती? मॉलिक्यूलर मास में बी गिवन, मोलर मास ऑफ कंपाउंड में बी गिवन। अगर मुझे उस कंपाउंड का मोलर मास दे रखा है तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लेते हैं यहां पर जो कंपाउंड है, एग्जांपल ले रहा हूं, लेट मोलर मास, इसी की बात कर रहा हूं ना, मोलर मास आपको दे दिया जाए 312। एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है C5H12O2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बताइए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा अगर मोलर मास 312 है तो? आंसर आया है बिल्कुल सही। अब यहां पर इसका जो मोलर मास है, इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आ रहा है राइट नाउ, इसको काउंट करें तो ये आ रहा है 104, जबकि ये 312 इसका 3 टाइम्स है। यानी आपको इसको इस तरह से किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है कि इसका मॉलिक्यूलर मास 312 आ जाए। तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें इसको? 3 से। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये C15H36O6 हो जाएगा। C15H36O6 इसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर मोलर मास दे रखा है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ गई बात? यानी इवन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो वो n फैक्टर आपको देख, n की टर्म जो है नहीं 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, तो वो देखना पड़ेगा। तो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड में भी गिवन, या सेकंड ऑप्शन वेपर डेंसिटी में भी गिवन, वेपर डेंसिटी में भी गिवन। बट कह सकते हो सर ये तो वही बात होगी, मोलर मास दे रखा है या वेपर डेंसिटी दे रखी, तो वेपर डेंसिटी का डबल कर दो मोलर मास आ जाएगा। तो ये कुछ अलग अलग है नहीं। हाँ, बट कुछ जगह आपको वेपर डेंसिटी दे रखी होती है, कुछ जगह आपको मोलर मास दे रखा होता है। कुछ जगह आपको वेपर डेंसिटी दे रखी होती है, कुछ जगह आपको मोलर मास दे रखा होता है। तो ये दोनों चीजें यहां पर हो सकती है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपको यह कह दिया जाए कि यार जो कंपाउंड है ना उसमें कार्बन के 10 एटम्स है, कार्बन के 10 एटम्स है, तो किसी एक एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तब भी काम हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तब भी काम हो जाएगा। यानी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी यहां पर। यानी ऐसा कुछ हो सकता है, एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में भी गिवन। अगर एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे रखे हैं तो, या एक्चुअल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दे रखा है तो, या एक्चुअल नंबर ऑफ कुछ और भी, तब भी आप यहां से बता सकते हो। ठीक है, तो यहां पर कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन जरूर होगी जिससे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होता है। कोई पूछ रहा है वेपर डेंसिटी क्या है, तो लास्ट क्लास देखिए, ऐसे क्वेश्चंस मत पुट अप करिए। वेपर डेंसिटी लास्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो बड़ा सिंपल सा ही है। सेकंड पॉइंट भी बड़ा सिंपल सा है, बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। तो मोलर मास हो सकता है, वेपर डेंसिटी हो सकता है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी जिससे एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो दिस इज अबाउट एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूं,
एक दो और टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में या कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आते हैं, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो नेक्स्ट एक हेडिंग डालिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये क्या होता है वो समझते हैं। ये वर्ड बहुत जगह यूज होगा, क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ये भी, ये जो चैप्टर है ना, इनफैक्ट आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इसे ना सम बेसिक कॉन्सेप्ट है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब सारी छोटी छोटी चीजें जो आगे हमें कहीं जरूरत पड़ेगी वो हम यहां पर समझते हैं, उसका मीनिंग पता करते हैं। तो बहुत सारी बातें जो हमें यहां पर हम डिस्कस करेंगे जो आगे कहीं ना कहीं यूज होती रहती है। तो उसमें से एक टर्म है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या होता है ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वो समझते हैं। तो लेट्स से एक कंटेनर है जिसमें आपने पानी डाल दिया या कोई भी लिक्विड भर दिया आपने, कोई भी लिक्विड भी हो सकता है, मान लेते हैं पानी, यू मान लो। हम सबको पता है चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो चाहे गैसेस हो, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट तो होता है। सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है, गैसेस में तो और भी ज्यादा होता है। गैसेस में और भी ज्यादा होता है। मयंक ये लॉज जो है ना, ये सब आउटडेटेड है, इन पर कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है, इसीलिए अभी लॉस की बात हम कहीं नहीं कर रहे हैं। जेई में कभी आए नहीं है, थियोरटिकल है, जिन पर कोई क्वेश्चन नहीं बनते, तो भूल जाओ उस सारी बातों को। ठीक है, हाँ वो एक बार रीडिंग लगा लोगे अगर एनसीईआरटी में, तो अपने आप ही समझ में आ जाता है, अपने आप ही समझ में आ जाता है। तो यहां पर पानी में आपने एक कंटेनर में लिक्विड डाल दिया। अब ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ना, अगर इस कंटेनर में आपने लिक्विड भर दिया, ऊपर एम्प्टी स्पेस है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर में जाते हैं। यानी क्योंकि मूवमेंट होता है, मूवमेंट के कारण क्या होता है, कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड से किस में चले जाते हैं, वेपर में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन, इसे कहा जाता है इवेपोरेशन। लेकिन जैसे जैसे वेपर्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, ये आपस में भी टकराते हैं, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वापस लिक्विड की सरफेस से भी टकराते हैं, आपस में भी टकराएंगे, लिक्विड की सरफेस से भी टकराएंगे, और लिक्विड की सरफेस से टकरा के वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। यानी यूं कह सकते हो यहां पर इवेपोरेशन भी होगा और यहां पर कंडेंसेशन भी होगा। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस है, ये वर्ड समझ में आ गए, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इनिशियली तो इवोपोरेशन ही होगा मेनली, क्योंकि वेपर्स में मॉलिक्यूल बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे इवोपोरेशन होगा, वेपर्स में मॉलिक्यूल की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, तो धीरे 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 ये रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो भी बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ती जाएगी। और एक टाइम आएगा, और एक टाइम आएगा जब यह रेट ऑफ इवोपोरेशन किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इसी चीज को मैं थोड़ा सा ग्राफिकली आपको बता रहा हूं। यहां पर वाई एक्सिस पर है रेट और यहां पर है टाइम। वाई एक्सिस पर है रेट और एक्स एक्सिस पर है टाइम। जो रेट ऑफ इवोपोरेशन है, जो रेट ऑफ इवोपोरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है उसका लॉजिक मैं बताता हूं। जो यहां पर लिक्विड भरा हुआ ना, उसकी बहुत कम अमाउंट वेपराइज होती, थोड़ी सी होती है, आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि यार ये वेपराइज हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट वेपराइज होती है। तो जो रेट ऑफ इवोपोरेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है, रेट ऑफ इवोपोरेशन। लेकिन जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है, जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है, इनिशियली तो कंडेंसेशन हो ही नहीं रहा है, इनिशियली कोई कंडेंसेशन नहीं हो रहा है। तो इनिशियली रेट ऑफ कंडेंसेशन तो
जीरो है। लेकिन जैसे जैसे इवोपोरेशन हो रहा है, यहां पर वेपर्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो उनके कंडेंस होने की जो रेट है वो भी बढ़ेगी। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो धीरे 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 बढ़ेगी, और एक टाइम आएगा जब वो रेट ऑफ इवोपोरेशन के बराबर हो जाएगी। दिस इज रेट ऑफ कंडेंसेशन। और जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएगी, इस स्टेट को कहा जाता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को कहा जाता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हुआ, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो जितने मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस वेपर से लिक्विड में आ रहे हैं। यानी जितने वेपराइज हुए उतने ही कंडेंस हो गए, जितने वेपराइज हुए उतने ही कंडेंस हो गए। तो अब यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। अब यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज ही नहीं हो रहे हैं। इस स्टेट को कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हो जाते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स का, इन गैस मॉलिक्यूल्स, या तो गैस बोल दो या वेपर बोल दो, इन गैस मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर लगता है उसी प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। यानी एट इक्विलिब्रियम जो प्रेशर होगा कंटेनर का, एट इक्विलिब्रियम कंटेनर का जो प्रेशर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो कंटेनर में वेपर्स का प्रेशर होगा उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। राइट, यहां पर मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं इसकी, वेपर प्रेशर की। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स in equilibrium with its liquid state। Pressure exerted by the vapors in equilibrium with its liquid state, with its liquid state। लिक्विड के साथ जब वेपर्स इक्विलिब्रियम में है, यानी लिक्विड भी होना चाहिए और वेपर्स भी होनी चाहिए, दोनों होना चाहिए। यानी जैसे H2O लिक्विड है तो H2O की वेपर्स होनी चाहिए। जब दोनों इक्विलिब्रियम पर है तो जो वेपर्स का प्रेशर होगा उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। किसी ने पूछा इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि अब कोई चेंज नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब जो भी चेंज होना था हो गया, अब कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मान लो तुम एकदम खड़े हो, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो दैट इज इक्विलिब्रियम। आपका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। आपने एक पत्थर फ्लोर पर रख दिया, वो इक्विलिब्रियम है। एक बॉल को फेंका, जब तक बॉल मूव कर रही है वो इक्विलिब्रियम नहीं है। जब बॉल रुक गई वो इक्विलिब्रियम है। मतलब अब कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज इक्विलिब्रियम। हाँ, इक्विलिब्रियम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक नहीं है। डायनेमिक और स्टैटिक दो तरह के इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जैसे मान लीजिए एक पेन आपकी टेबल पर रखा हुआ है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन डायनेमिक क्या मतलब, जैसे आप ट्रेडमिल देखिए, एक्सरसाइज करते वक्त आप दौड़ रहे हो लेकिन आप नेट कहीं जाते नहीं, वहीं खड़े रहते हो, वॉक कर रहे हो, वो रन कर रहे हो, रन कर रहे हो, लेकिन आपका नेट मूवमेंट नहीं होता है, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहां पर भी समझ में आया। पहले तो स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब एक पेन आपकी टेबल पर रखा हुआ है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। रजिस्टर आपकी टेबल पर रखा हुआ है, वो स्टैटिक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है कि आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो, जो एक्सरसाइज वाली मशीन होती है उस पर आप दौड़ रहे हो, नेट कोई मूवमेंट नहीं होता। उसी तरह से यहां पर भी देखा जाए तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा तो चेंज हो रहा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर वेपराइजेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। वो ओवरऑल आपको लगेगा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, माइक्रोस्कोपिकली जब देखोगे
बहुत माइक्रोस्कोपिकली देखने पे पता चले, बट नेकेड आई से देखने पे, इवन नॉर्मल माइक्रोस्कोप वगैरह से भी नहीं पता चलेगा कोई चेंज यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को देखना यानी माइक्रोस्कोप से भी नहीं पता चलेगा, बट हाँ ऐसा होता है। तो ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये आप कह सकते हो, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है बेटा। अनास, रेन फॉलिंग इज डायनेमिक, रेन फॉलिंग में नेट मूवमेंट हो रहा है, वो इक्विलिब्रियम नहीं है, ध्यान रखना। तो स्टैटिक और डायनेमिक, तो यहां पर अभी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, अभी उसमें ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस ये देखो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, राइट, इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इस कर्व को थोड़ा बहुत याद रखना, ये ध्यान रखना रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आता है ना तो बहुत कम लिक्विड वेपराइज होता है, आपको लगेगा ही नहीं कि लिक्विड में कुछ चेंज हुआ है। जैसे आप पानी की बोतल में देखते हो ना, पानी भरा हुआ है, वो पानी भी थोड़ा बहुत वेपराइज होता है, कंटेनर के अंदर थोड़ा वेपराइज होता है, लेकिन बहुत कम वेपराइज होता है। ऑलमोस्ट लिक्विड वाटर की अमाउंट उतनी रहती है, इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही है। फर्दर यहां पर 2-3 पॉइंट्स और लिखवा रहा हूं जो याद रखना, एज ए फैक्ट याद रखना। वेपर प्रेशर ऑफ ए गिवन लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। फर्दर लिख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड या गिवन लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ कंटेनर, साइज ऑफ कंटेनर या और अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट। और अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट, ना तो साइज पर ना लिक्विड वाटर पर, कि पानी या कोई भी लिक्विड कितना हो। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो ये कंटेनर है, एक जैसे दो कंटेनर है, इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर 300 केल्विन है। दोनों में मान लो सेम लिक्विड है, वाटर ले लो, यहां पर भी वाटर है, यहां पर भी वाटर है, तो यहां प्रेशर मान लो 50 टोर है, यहां पर भी 50 टोर ही होगा, दोनों जगह प्रेशर सेम होगा। यहां 50 टोर तो यहां पर भी 50 टोर, दोनों जगह प्रेशर सेम होगा, क्योंकि 300 केल्विन पर वेपर प्रेशर कह सकते हो 50 टोर है, इसीलिए यहां पर भी 50 टोर, यहां पर भी 50 टोर। अमाउंट ऑफ वाटर से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, यहां ज्यादा है या यहां कम है, या इवन एक कंटेनर छोटा एक कंटेनर बड़ा। अगर टेम्परेचर वही 300 केल्विन है तो यहां पर भी 50 टोर और यहां पर भी 50 टोर। ट्रेडमिल वाला एग्जाम्पल दे दिया बेटा, ट्रेडमिल वाला एग्जाम्पल है, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसी को यूज करो। ना शेप से फर्क पड़ेगा, ना कंटेनर की साइज से फर्क पड़ेगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। केवल किससे मतलब है, एक गिवन लिक्विड के लिए, हाँ लिक्विड बदल दोगे तो वेपर प्रेशर बदलेगा, बट फॉर ए गिवन लिक्विड ये केवल किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर वही है तो वेपर प्रेशर भी वही रहेगा। फर्दर यहां पर इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मान लो एक कंटेनर है, सुनना मेरी बात को अच्छी तरह से, ठीक है, यहां आपने पानी भर दिया और प्रेशर है 50 टोर। अब मैंने क्या किया, सडनली इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया,
सुनना अच्छी तरह से, यानी कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया। क्या होगा अब यहां पर, जैसे ही मैं इसका वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, अब क्या होगा यहां पर, बता सकते हो क्या चेंजेस होंगे? रमन ने सही बोला, पेंडुलम का मोशन भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही है, क्योंकि वहीं रहता है वो। बट ज्यादा एग्जाम्पल मत सोचो, इस पर फोकस करो। मैं बताता हूं क्या होगा। जैसे ही आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, सुनना अच्छी तरह से, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाओगे सडनली उसी मोमेंट पे तो प्रेशर ऑब्वियसली, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अब प्रेशर जो है वो 50 टोर से कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रेशर 50 टोर से कम हुआ, यानी अब यहां प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर से क्या हो गया, कम हो गया। वेपर प्रेशर से कम हो गया तो ये पानी अपने आप को और वेपराइज करेगा। ये पानी अपने आप को वेपराइज करेगा कब तक, जब तक प्रेशर वापस 50 टोर नहीं हो जाएगा। यानी फाइनली प्रेशर वापस कितना हो जाएगा, 50 टोर, लेकिन कुछ वाटर और वेपराइज होगा। यानी यहां से यहां डिफरेंस क्या आएगा, अगर आप यहां से यहां जा रहे हो तो कह सकते हो कि प्रेशर तो फाइनली 50 टोर ही हो जाएगा, लेकिन लिक्विड वाटर की कुछ अमाउंट कम हो जाएगी और वाटर वेपर की अमाउंट बढ़ जाएगी। वाटर वेपर की अमाउंट बढ़ जाएगी, यानी प्रेशर वापस 50 टोर हो जाएगा। और वॉल्यूम बढ़ा दोगे और लिक्विड वेपराइज होके प्रेशर 50 टोर हो जाएगा। और वॉल्यूम बढ़ाओगे फिर और लिक्विड वाटर वेपराइज होगा और प्रेशर वापस 50 टोर हो जाएगा। यानी ये कह सकते हो यहां वेपर की क्वांटिटी कम, यहां वेपर की क्वांटिटी ज्यादा, यहां लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा, यहां लिक्विड की क्वांटिटी कम। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना कि कहाँ लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा है, कहाँ वेपर की क्वांटिटी ज्यादा है, वो जरूर आप कह सकते हो। लेकिन प्रेशर जो है, प्रेशर तो 50 टोर ही रहेगा, बिकॉज वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। और टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन है, यहां पर भी 300, यहां पर भी 300, तो प्रेशर तो फाइनली वही रहेगा। और जब भी पूछा जाएगा फाइनल प्रेशर के बारे में ही पूछा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि कंटेनर की साइज बढ़ाने पर क्या प्रेशर बदल जाएगा, तो ये मत बोलना हाँ सर इनिशियली तो बदल जाएगा, फाइनली पूछा जा रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि क्या कंटेनर की साइज बदलने पर प्रेशर बदल जाएगा, वो जो पूछ रहा है वो फाइनली पूछ रहा है, तो फाइनली तो नहीं बदलेगा। पहले भी 50 टोर था, अभी भी कितना रहेगा, 50 टोर ही रहेगा, अभी भी 50 टोर ही रहेगा। समझ में आई मेरी बात? तो इवन ये जो बारिश होती ना, आपको पानी इवोपरेट होता है, क्यों नदियों से पानी इवोपरेट होता है, उसका कारण ही क्या होता है कि पानी जो है उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है, तो वो पानी जो है वो इवोपरेट होता रहता है, इवोपरेट होता रहता है। और ये तो ओपन कंटेनर है, हाँ ध्यान रखना इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब कंटेनर क्लोज्ड होगा। ओपन कंटेनर में तो कभी इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है, तो कंटेनर क्लोज होना चाहिए। जैसे ही प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, सिस्टम किस स्टेट में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। अच्छा इसी का उल्टा करें तो, इसी का उल्टा करें, वॉल्यूम बढ़ाया, अब मैं वापस वॉल्यूम कम कर देता हूं। यहां से यहां हमने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ाया, अब मैं वापस वॉल्यूम को कम कर रहा हूं। अब मैं वॉल्यूम को कम कर दूंगा तो क्या होगा, अब बताओ क्या होगा यहां पर? बताओ क्या होगा, प्रेशर क्या होगा यहां पर, प्रेशर भी बताओ, और क्या क्या चेंजेस होंगे फाइनली। फाइनली पूछा है मैंने, ध्यान रखना, फाइनली बताओ। वेपर्स कम होगी, बिल्कुल सही कहा, यानी कंडेंसेशन होगा। वॉल्यूम कम करने पर क्या होगा, कंडेंसेशन। प्रेशर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, प्रेशर फाइनली वाप वही 50 टोरी।
यानी यहां पर भी 52 और यहां पर भी 52 और यहां पर भी 52, लेकिन यहां पर कंडेंसेशन होगा, फिर से लिक्विड वाटर की अमाउंट बढ़ जाएगी, वाटर वेपर की अमाउंट कम हो जाएगी। इसको ऐसे बोलते हैं, सुनना मेरी बात, अगर किसी कंटेनर में, जैसे ये तो मैंने अभी आपको चेंजेस करके बताया, अगर मैं आपको एक सिचुएशन दे देता हूं, यार ये कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड है और यहां पर कोई वेपर है, यानी गैस लिख देता हूं, वेपर या गैस। अगर गैस का प्रेशर अगर गैस का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से ज्यादा है तो क्या होगा? अगर गैस का प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा है तो क्या होगा? यानी 50, जैसे यहां अगर प्रेशर 50 टोट से ज्यादा, जैसे ही वॉल्यूम कम करेंगे प्रेशर सडनली 50 टोट से ज्यादा हो जाएगा, सडनली 50 टोट से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। यानी प्रेशर अगर वेपर प्रेशर से ज्यादा है तो क्या होगा? कंडेंसेशन। यानी वेपर्स जो है वो कंडेंस होगी। कब तक? क्या सारी वेपर्स कंडेंस हो जाएगी? नहीं। कब तक? जब तक प्रेशर वापस वेपर प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, जब तक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। और अगर गैस का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम है तो क्या होगा? इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन होगा। कब तक? जब तक प्रेशर वापस वेपर प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। अरे सूर्यांश, क्या पीवी इक्वल्स टू एनआरटी? यहाँ गैसेस के मोल्स बदल रहे हैं, मत दिमाग लगाओ, जो कहा वो करो। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट यह है कि अगर प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा है तो कंडेंसेशन होगा, प्रेशर वेपर प्रेशर से कम है तो इवोपोरेशन होगा। ध्यान सुनना अच्छी तरह से लैंग्वेज को। वेपर प्रेशर वर्ड मैंने बताया, यानी फाइनली प्रेशर जो है वो किसके बराबर होगा? वेपर प्रेशर के बराबर होगा। एक लिक्विड अगर कंटेनर में है तो वो प्रेशर यहां पर किसके बराबर करेगा? उसके वेपर प्रेशर के बराबर करेगा। नहीं तो लिक्विड वेपराइज होता जाएगा जब तक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होता है। यानी फाइनली प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर, उससे ना तो ज्यादा उससे ना कम। राइट तो दिस इज अबाउट वेपर प्रेशर। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे आगे, तो जैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये वर्ड यूज हो सकता है। और लास्ट में एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर पानी है तो इन केस ऑफ वाटर ये जो वेपर प्रेशर होता है ना, उसे पता है क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर को क्या बोला जाता है? एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन। वेपर प्रेशर को ही क्या बोला जाता है? एक्वस टेंशन। यानी एक्वस टेंशन मतलब पानी की बात हो रही है, पानी का वेपर प्रेशर को ही एक्वस टेंशन बोला जाता है। तो एक दो क्वेश्चन है जहां इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो मैंने आपको समझा दिया। आगे चल के और भी बहुत यूज करेंगे, अभी तो ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। वेपर प्रेशर आगे बहुत जगह यूज होगा। क्वेश्चन में दे रखा होगा बेटा, आप नहीं बता सकते, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि वेपर प्रेशर कितना है, या यूं कर दो, बस यूं समझ लो कि एक कंटेनर है। मान लो मैं आपसे कह देता हूं कि यहां पर पानी है और यहां पर नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन गैस भी है। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर होगा, पी टोटल, टोटल जो प्रेशर होगा, एक तो वो नाइट्रोजन के कारण होगा और किसके कारण होगा? प्लस किसके कारण होगा? वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ H2। तो अगर मुझे टोटल प्रेशर पता है, नाइट्रोजन का प्रेशर पता है, तो मैं वाटर वेपर का प्रेशर फाइंड आउट कर सकता हूं। यानी कोई भी एक अननोन आप यहां से फाइंड आउट
कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो तीन छोटी छोटी बातें और है, वो भी आज डिस्कस करेंगे। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूं बहुत सिंपल सा और बेसिक लेवल पर जाके बात कर रहा है। ये O2 जो है, O2 क्या है? एलिमेंट है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, क्या है? वेपर प्रेशर वाला पार्ट खत्म हो गया। रिया आप क्या पूछ रहे हो? ई का कोई मतलब नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा ई कहां से रिलेट किया आपने। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, क्या है? या और कुछ वर्ड्स, या दोनों ही? एलिमेंट भी है, मॉलिक्यूल भी है, दोनों ही है। कंपाउंड है, चलो ऐसे पूछता हूं, O2 क्या एक कंपाउंड है? कंपाउंड है या नहीं है? ऐसे लिखो, कंपाउंड, मैं जो क्वेश्चन है उसकी, कंपाउंड है या नहीं है? नहीं है। एलिमेंट है या नहीं है? अब क्वेश्चन बदल दिया मैंने। ऐसे लिखो यहां पर आप, अपने कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखो, एलिमेंट है या नहीं, तो यस या नो, वाई और एन। मॉलिक्यूल यस या नो, ऐसे लिखो। मॉलिक्यूल यस, एलिमेंट नो, कंपाउंड नो, मॉलिक्यूल यस, एलिमेंट नो, एलिमेंट, ओहो मोर फटाफट पक गया यार, कुछ देख नहीं पाया। एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए बता देता हूं। एक्चुअली कंफ्यूजन क्यों होता है? दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है एलिमेंट और कंपाउंड। इसमें दो ही टर्म्स आती है, एलिमेंट और कंपाउंड। एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसमें आप यूज करते हो एटम, मॉलिक्यूल, और एक और वर्ड आता है फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट अभी समझाऊंगा, पहले इस पर आते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट मतलब contains only one type of atoms, only one type of atom. Example: H2, helium, O2, O3, ग्रेफाइट, ये सब एलिमेंट है। डायमंड, P4, सब एलिमेंट है, एक ही तरह के एटम्स है सब। कंपाउंड टू टाइप्स, मिनिमम टू टाइप्स, मिनिमम टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टू टाइप्स ऑफ एटम, जैसे H2O, C6H6, SiO2, ये सब क्या है? कंपाउंड है। C6H12O6, NaCl, CaF2, ये सब क्या है? कंपाउंड है।
खत्म। अब आते हैं दूसरी बात पर। अब क्या होता है, हम सबको मिक्स कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन होता है। ये दो वर्ड्स है, एलिमेंट कंपाउंड, ये हो गया खत्म। अब जब आप एटम मॉलिक इनकी बात करो, एटम मतलब एटम है भाई सीधा, हीलियम एटम, ऑक्सीजन एटम, एक सिंगल एटम होना चाहिए, सिंगल, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, उसके आसपास कोई और दूसरा एटम नहीं होना चाहिए। हीलियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, अकेला एटम, किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, अकेला एटम, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटम। मॉलिक्यूल क्या होता है, यहां कंफ्यूजन होता है। मॉलिक्यूल मतलब H2O एक मॉलिक्यूल है, CO2 एक मॉलिक्यूल है, लेकिन कंपाउंड और मॉलिक्यूल में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, एक मॉलिक्यूल जब हम बोलते हैं ना तो उसकी एक सिंगल यूनिट भी एग्जिस्ट करती है। ए सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, एक सिंगल मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है। जैसे CO2 का एक सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, H2O का कर सकता है, यानी जितने भी ये कोवलेंट कंपाउंड है ना, इनका एक सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। H2 मॉलिक्यूल है, O3 मॉलिक्यूल है, इसकी एक सिंगल यूनिट एग्जिस्ट करती है, सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। जबकि फॉर्मूला यूनिट जो होता है ना, ये किसके लिए यूज होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड के लिए ये वर्ड यूज होता है, फॉर आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर जैसे NaCl, जब आप NaCl लेते हो ना, तो वहां बहुत सारे Na प्लस और बहुत सारे Cl आयन होते हैं। एक अकेला Na प्लस और Cl आयन NaCl नहीं बनाता है, NaCl सॉलिड होता है, और उस NaCl सॉलिड में बहुत सारे Na प्लस और बहुत सारे Cl आयन होते हैं। और एक Na प्लस आयन एक Cl आयन से कंबाइन नहीं होता है, एक Na प्लस आसपास के बहुत सारे Cl आयन को अट्रैक्ट करता है, एक Cl आयन बहुत सारे Na प्लस को अट्रैक्ट करता है, बहुत सारे Na प्लस आयन को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर NaCl, इनफैक्ट ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनके आप क्या लिखते हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हो। NaCl एम्पेरिकल फॉर्मूला है, CF2 एम्पेरिकल फॉर्मूला है। इन्हें मॉलिक्यूल नहीं बोला जाता है क्योंकि इनकी एक सिंगल यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सिंपलेस्ट रेशियो कह सकते हो आप इसको, ये उनका सिंपलेस्ट रेशियो है जिसे हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। राइट। इनफैक्ट वो अलग बात है कि हम इसे फॉलो नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो मॉलिक्यूल होते हैं ना उन्हीं के लिए मोलर मास वर्ड यूज किया जाता है। मोलर मास वर्ड मॉलिक्यूल के लिए यूज कर सकते हो, फॉर्मूला यूनिट के लिए फॉर्मूला यूनिट मास वर्ड यूज होता है, फॉर्मूला यूनिट मास। राइट, लेकिन ठीक है हम बोल देते हैं NaCl का मोलर मास इतना है, तो वो समझ में आ जाता है, लेकिन सही में तो वो NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास है, मॉलिक्यूलर मास वर्ड भी यूज नहीं होता है। तो एटम, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट। सुशील सारे एग्जाम्पल सामने लिखे हुए हैं। O2 एलिमेंट भी है, O2 मॉलिक्यूल भी है। O2 जो है ऑक्सीजन एलिमेंट भी है और O2 मॉलिक्यूल भी है। O3 एलिमेंट भी है, O3 मॉलिक्यूल भी है। H2O कंपाउंड भी है, H2O मॉलिक्यूल भी है। NaCl कंपाउंड है, NaCl मॉलिक्यूल नहीं है। NaCl कंपाउंड है और NaCl फॉर्मूला यूनिट है। भाई एटम और एटम, ये सब एटम तो एलिमेंट है ही है। एटम है तो एलिमेंट तो बोल ही सकते हो। एटम मतलब क्या, एक अकेला एटम, तो वो एलिमेंट है। हीलियम का हीलियम का एटम एलिमेंट भी कहलाएगा। समझ में आया, और पूछ लो, और कुछ दिमाग में आ रहा? ये बहुत बेसिक पे जाके बात कर रहा हूं मैं, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं। लाइफ का कंफ्यूजन क्लियर हो गया, वाह क्या स्टेटमेंट है, वेरी गुड। ये किसने लिखा था, ये किसी ने लिखा था, हाँ पूर्वी ने भी कुछ लिखा है। और सर फिर इतने सालों से पोपट बन रहा था, अब नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ यार, कमेंट पढ़ पा रहा हूँ तो नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। हीलियम को मॉलिक्यूल नहीं बेटा, मॉलिक्यूल में कुछ एक से ज्यादा होना चाहिए, एटम को मॉलिक्यूल नहीं बोलो। सुशील और कौन है,
आप तो फिल्म स्टार हो। अच्छा, ऐसा। आयनिक कंपाउंड का मतलब मत पूछो यार, ऐसा मत पूछो। आयनिक कंपाउंड का मतलब ही पूछोगे तो क्या होगा। लाइफ का सबसे बड़ा कंफ्यूजन, मुझे भी बहुत दिक्कत थी। चलो अच्छी बात है। अभी और भी बातें मेरे पास, और भी इसमें और भी कुछ पॉइंट्स है, पता है। अच्छा, एक चलो और पूछता हूँ। फेज और स्टेट, एक वर्ड आता है फेज और एक स्टेट। जैसे हम बोलते हैं ना, फेज स्टेट चेंज हो गई। स्टेट चेंज मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यही बोलते हैं। स्टेट क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट की हम बात करते हैं, राइट। हाँ, ये नहीं राजस्थान, एमपी, यूपी, सर बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, वो स्टेट्स नहीं, यहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, फेज वर्ड भी यूज करते हैं। स्टेट चेंज हो रही है, फेस चेंज हो गई इसकी, सॉलिड से लिक्विड में चला गया। फिजिकल चेंज बोलते हैं हम। फिजिकल चेंज का मतलब भी यानी सॉलिड से लिक्विड, यही बोला जाता है। तो क्या फेज और स्टेट एक ही बात है? हाँ, ये प्लाज्मा और ये भूल जाओ बेटा। अभी प्लाज्मा और उस पर मत जाओ। अभी यही ठीक है। जब थोड़ा और बड़े होंगे तब सोचेंगे प्लाज्मा क्या होता है, बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है। अभी हमारा वो लेवल नहीं आया, तो अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आईआईटीज में जाने के बाद पढ़ना ही है। अभी भूल जाओ प्लाज्मा और ये। तो फिजिकल चेंज बोलते हो ना, फिजिकल चेंज क्या होता है? आप बोलते हो ना सरफेस चेंज हो गई, फिजिकल चेंज हो रहा है, क्या है ये? कोई कह रहा सर फेज इमेजनरी होता है, फेज चेंजिंग स्टेट। एक्चुअली फेज चेंज जो है ना, इट इंक्लूड्स बोथ, इट इंक्लूड्स बोथ स्टेट चेंज एंड एलोट्रोपिक चेंज। इसको ऐसे लिख देता हूं, फेज चेंज इंक्लूड्स, ऐसे लिखना, फेज चेंज इंक्लूड्स बोथ स्टेट चेंज एंड एलोट्रोपिक चेंज। मतलब ग्रेफाइट से डायमंड, ये भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है। क्या स्टेट चेंज हो रही है? नहीं। लेकिन फेस चेंज हो रही है, यस। सॉलिड सॉलिड, फेस चेंज, यस। स्टेट चेंज, सर एक एडवांस का पीवाईक्यू सेशन, अरे भाई पढ़ते रहो, सब हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? ग्रेफाइट से डायमंड, ये फेस चेंज है लेकिन स्टेट चेंज नहीं है। और अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो फेस चेंज होगा ही होगा। यानी इट इंक्लूड्स बोथ स्टेट चेंज एंड एलोट्रोपिक चेंज। अगर स्टेट चेंज हो रही है तब भी फेस चेंज होगा। अगर स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, उसको भी फेस चेंज बोलेंगे। लेकिन अगर ग्रेफाइट डायमंड में जा रहा है तो ये फेस चेंज है लेकिन स्टेट चेंज नहीं है। राइट। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है। ये एलोट्रोपिक चेंज इस किसे कहते हैं? कुछ एग्जांपल्स तो पता है एलोट्रोप्स के, ग्रेफाइट, डायमंड, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक।
हाँ, तो क्वेश्चन मेरा ये, ग्रेफाइट डायमंड तो एलोट्रोप्स है, फॉस्फोरस की मैं या रोम्बिक मोनोक्लिनिक ये भी एलोट्रोप्स है, रोम्बिक मोनोक्लिनिक सल्फर के एलोट्रोप्स है। क्वेश्चन ही आता है, क्या O2 और O3 ये एलोट्रोप्स है या नहीं है, क्या ये दोनों एलोट्रोप्स है या नहीं है? ये दोनों तो है, ग्रेफाइट डायमंड भी है, आर एलोट्रोप्स। क्या ये दोनों भी एलोट्रोप्स है? क्या ऑक्सीजन एटम और O2 ये भी एलोट्रोप्स है, O और O2, या O2 और O3, या ये तीनों एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं, O, O2, O3? नहीं सुना कभी। अरे एलोट्रोप्स अलग होता है विपिन, आइसोटोप्स अलग होता है, आइसोटोप्स की बात नहीं कर रहा हूं, एलोट्रोप्स की बात कर रहा हूं, एलोट्रोप्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पर डेफिनेशन लिखो, एलोट्रोप्स, डेफिनेशन इसकी, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, टाइप ऑफ बॉन्डिंग। यानी पहली चीज तो एलिमेंट्स होने चाहिए, कोई कंपाउंड नहीं होना चाहिए, कोई मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स होने चाहिए, कंपाउंड की बात ही नहीं हो रही है। एलिमेंट और कंपाउंड, कंपाउंड को हटा दिया, एलिमेंट जिनमें अलग तरह की बॉन्डिंग हो, ग्रेफाइट और डायमंड, और फुलरीन चाहो तो लिख सकते हो, फुलरीन का फॉर्मूला C60 होता है, आर एलोट्रोप्स, ये सब एलोट्रोप्स है, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। O2 एंड O3 इसमें बॉन्डिंग अलग है, इसमें अलग है, ये भी एलोट्रोप्स है, ये भी एलोट्रोप्स है। लेकिन ऑक्सीजन एटम और O2 ये एलोट्रोप्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन में, इसमें कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, इसमें कोई बॉन्डिंग ही नहीं। कार्बन गैस, कार्बन गैस और ग्रेफाइट, क्या ये एलोट्रोप्स है? क्या ये एलोट्रोप्स है? नहीं है। ये सब एलोट्रोप्स है, ये एलोट्रोप्स है, ये एलोट्रोप्स है। समझ में आई बात? अच्छा लगा? दीपिका का कहना कि सर आज बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए। राइट? हाँ। अच्छा, चलिए, तो ये कुछ और छोटी छोटी बातें थी। नेक्स्ट क्लास में हम कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म। मजा आया ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे और समझ में आएगी, क्लियरिटी होगी, बट मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब बताओ क्या बचा, मॉल कॉन्सेप्ट की शीट में क्या होमवर्क दे दिया जाए? तो मॉल कॉन्सेप्ट की मैं S1O1, और एक काम करता हूं, JEE मेंस, जो भी बचा हुआ पार्ट है। मजा आ रहा है ना? चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मॉल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। शीट की थ्योरी नहीं पढ़नी है, शीट थ्योरी मैं क्लास में पढ़ाता हूं, देखो वही करो। शीट में से केवल क्वेश्चन करने हैं, बार बार करने हैं, अच्छी तरह से करने हैं। ये कंप्लीट, जो भी बचा हुआ पार्ट है वो पूरा करना है। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे, जो भी बचा हुआ पार्ट है वो सारा हो जाना चाहिए। कोई पूछ रहा था CO और CO2, बेटा CO अलग है, कंपाउंड है, CO कंपाउंड है, उसकी बात ही नहीं हो रही। अरे इडियोमेट्री और ये तुम लोग है ना, ये तो पता, बहुत सारे, सारे तो सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को पता है।
उन्हें कहो कि इस लाइन पर चलना है ना, तो उस लाइन को छोड़ के सारी लाइनों पर चलेंगे। भाई इस ट्रैक पे चलना, तो सर इस पे नहीं चलूंगा, बाकी दुनिया के सारे ट्रैक पर चलूंगा, लेकिन आप जो बताओगे उस ट्रैक पे नहीं चलना। काहे को टेंशन लेते हो ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सब मैं हूं ना। मैंने कहा ये करना है बस, हाँ सर ये करेंगे, और कुछ करना भी मत। क्यों सर, आपने मना किया, बस। और उन्हीं क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी इस चैप्टर की, अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ भी हिस्ट्री दे रखी है, अजीबोगरीब दे रखा, तो इस चैप्टर की हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। उसमें काम की बातें नहीं है, हमारे काम की कोई बात नहीं है। हिस्ट्री दे रखी है ऐसा ऐसा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। तो ये नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे आराम से, चिंता मत करो। अच्छा, तो ये होमवर्क हो जाएगा अच्छी तरह से। पहले तो ये बताओ, रजिस्टर बना रखा ना अच्छा सा, रजिस्टर बना हुआ है होमवर्क का? सारे क्वेश्चन अभी तक के हो रखे हैं या नहीं हो रखे हैं? एक एक बार तो अभी तक का जितना भी होमवर्क मैंने दिया ना, सारा रिवाइज हो जाना चाहिए, सारा रिवाइज हो जाना चाहिए। अभी तक जितना किया है एक एक बार तो यू मान के सर, एक एक होमवर्क तो हो ही गया, सबको हमने वापस रिवाइज भी कर लिया, तभी स्पीड आएगी देखो, तभी और कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा। कम से कम अभी तक 2 बार तो हो जाना चाहिए, और हो सकता कुछ का 3 3 बार हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर तक याद हो जाए, सर इस क्वेश्चन का तो आंसर ये है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर याद हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर इतना है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर इतना है, आंसर तक भी याद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिनव, मुझे सब पता है, तुम उस जो भी है, पता नहीं कहाँ से कुछ बुक्स उठा के लाते हो और फिर कहते हो ऐसा है। चलिए, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, विच इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रयागराज से ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, शीट की हार्ड कॉपी देखते हैं, देखो बेटा एक बार बात करते हैं। सर व्हाट इज़ योर रैंक इन आईआईटी? मेरी रैंक आराम से बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आना, है ना, तब बात करेंगे। कॉलेज की स्टोरीज, अभी फिजिकल पढ़ लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें जब तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाए ना, तो बैठ के आराम से आमने सामने बैठ के सारी बातें करेंगे, फिर पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, फिर फिजिकल केमिस्ट्री की बातें नहीं करेंगे, वो फिर सारी जो कुछ मन में सब पूछ लेना, सब बता देंगे, बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।